हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं 2 से 3 दिन का ब्लॉग साथ में लेकर आई हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन थोड़ा-सा बिज़ी थी, इस वजह से वीडियो एडिटिंग एंड ऑल दीज़ थिंग्स नहीं कर पाई हूँ। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी बेसिकली 5:30 एएम पर, 5:30 उठती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो फर्स्ट स्लॉट है पढ़ाई का, वो कंप्लीट करती हूँ। और 5:30 से लगभग 7:30 तक पढ़ाई रहती है। 5:30 भी मत समझिए, 6 बज जाते हैं थोड़ा-सा फ्रेश वगैरह होते-होते। तो 6 बजे से 7:30 बजे तक फर्स्ट स्लॉट रहता है, तो उसमें बेसिकली मेरा ये रहता है कि एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करनी है या कि फिर वो टॉपिक पढ़ती हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि सुबह अगर अच्छा-सा टॉपिक कोई पढ़ लो तो फिर ऐसा लगने लगता है कि हाँ, कुछ पढ़ा है, और जब लगने लगता है कि हाँ, कुछ पढ़ा है तो फिर दिन अच्छा रहता है ना। और अगर सुबह ही बिगड़ गई और कुछ अच्छा-सा ना पढ़ा तो फिर ऐसा लगने लगता है जैसे पूरा दिन खराब हो जाएगा, प्रोडक्टिव डे नहीं होता ना। तो इसलिए सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे टॉपिक से करती हूँ जो मुझे बेसिकली इंटरेस्टिंग लगे या मुझे ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नभ के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, तो मेरा नहाना वगैरह होता है। नहाने के बाद नभ को टिफ़िन बनाना और टिफ़िन के साथ-साथ मेरी पूजा भी चलती रहती है, मतलब पूजा की तैयारी भी करती रहती हूँ साथ-साथ में, टिफ़िन बनाते-बनाते। और फिर जैसे ही नभ को स्कूल भेजा, नभ का स्कूल 9 बजे रहता है, तो जैसे ही नभ को स्कूल भेजा, उसके बाद मैं अपना पूजा में करने लगती हूँ। और पूजा करने के बाद थोड़ा-सा मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ता करने के बाद रूम वगैरह सेट करने के बाद 9:30 बज जाते हैं, और 9:30 से मेरी फिर पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो 9:30 से लगभग 11:30 तक मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने जाती हूँ किचन में, तो खाना वगैरह बनाया मैंने। खाना बनाने के बाद थोड़ा-सा वीडियो वगैरह एडिटिंग की, या कि फिर नहीं भी की तो थोड़ा-सा मोबाइल वगैरह चलाया। तब तक में नभ आ जाता है 1:30 बजे, तो 1:30 बजे मैं और नभ दोनों खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद मैं नभ को थोड़ी देर के लिए एक नैप दिला देती हूँ। फिर उसको सुलाने के बाद थोड़ा-सा पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर 15 से 20 मिनट मैं भी रेस्ट करती हूँ। और रेस्ट करने के बाद जब उठती हूँ, तो फिर मैं और नभ दोनों शाम में पढ़ाई करते हैं। नभ का होमवर्क फिनिश करवाती हूँ और खुद भी कुछ एमसीक्यू वगैरह या कि फिर कुछ ईज़ी टॉपिक, या फिर ईज़ी टॉपिक नहीं है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कुछ भी मतलब रीड आउट करती हूँ। और उसके बाद पूजा का समय हो जाता है, शाम हो जाती है, तो शाम को जाती हूँ, पूजा करती हूँ। फिर पूजा करने के साथ ही मैं किचन में चली जाती हूँ, और फिर खाना बनाने के बाद ही फिर वापस रूम में आती हूँ। तो खाना वगैरह बनाने के बाद अ, फिर खुद भी खाती हूँ, नभ को खिलाती हूँ। 9 बजे मेरा जो डिनर है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर 9 बजे के बाद मतलब सारी चीज़ें करते-करते 9:30 भी हो जाते हैं। 9 से 9:30 डिनर का और कंप्लीट करने का टाइम है। उसके बाद लगभग 1 डेढ़ घंटे और पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद थोड़ा-सा वीडियो वगैरह एडिट किया, और वीडियो एडिटिंग के बाद लगभग 11:30 के आस-पास मैं सो जाती हूँ। यही थी मेरी जो यही मेरी दिनचर्या रहती है। और अगर हम बेसिकली देखें तो हम सब कुछ न कुछ अपने लिए करना चाहिए। हर हाउसवाइफ़ को सिर्फ़ किचन तक में ही सीमित नहीं रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सभी लोग उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। और वैसे भी मेरा ये मानना है बेसिकली कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए। हमें पहले अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्षमता क्या कर सकने की है, हम क्या कर सकते हैं। अ, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना करियर चूज़ करना चाहिए, है ना? तो देखिए, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। और कभी-कभी अ,
जो व्यक्ति काफ़ी गलतियाँ कर चुका है ना, अगर उसे समझ में आ गया है कि हाँ, हाँ, यहाँ पे मैंने गलती की थी, हाँ, यहाँ पे मैंने गलती की थी और उसके बाद उन गलतियों के बाद वो सुधार करना चाहता है, तो सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो अगर आपने भी, किसी भी व्यक्ति ने कभी गलत करियर चूज़ कर लिया है, कुछ भी अपने जीवन में गलत चुनाव कर लिया है, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है सुधार का। ज़रूरी नहीं है कि हम उस गलती को हमेशा ढूँढते रहें, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रही सभी को कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, लेकिन जिसमें भी आपकी रुचि है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड है सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो अपने लिए बेसिकली करना चाहिए। मैं ये यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए या कि फिर किसी और चीज़ के लिए नहीं प्रेफ़र कर रही हूँ, बट आप लोगों को मतलब हर महिला को, हर हाउसवाइफ़ को अपनी इस निजी ज़िंदगी के साथ-साथ अपना व्यक्तिगत रूप से भी विकास करना चाहिए, है ना? व्यक्तिगत विकास मतलब जो अपने कुछ सपने होते हैं, हर हाउसवाइफ़ दबा के रख देती है। काम में इतना बिज़ी हो जाती है, इतना थक जाती है कि वो फिर अपने सपनों को दबा के और किनारे रख देती है और भूलती तो नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि भूलती तो नहीं है क्योंकि देखिए काम में बिज़ी रही लेकिन जब वो थोड़ा-सा समय मिलता है ना गैप खुद को देखने का, तो उस गैप में ना अपने वो सपने ही याद आते हैं कि काश हम भी ऐसे कर सकते, काश हम भी ऐसे कर सकते। तो कभी भी दूसरों के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए, खुद के सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, है ना? और मैं सभी से कहूँगी कि थोड़ा-सा टाइम जो हाउसवाइफ़ वगैरह का रहता है, बहुत सारी हाउसवाइफ़ का स्ट्रगल तो है ही, लेकिन हाउसवाइफ़ में बहुत सारी अ, महिलाएँ ऐसी भी हैं, जो अपने समय को नष्ट कर देती हैं, सीरियसली स्पीकिंग कि मतलब प्रोडक्टिव नहीं कर पाती हैं उस समय को। तो उन सब से मेरा यही कहना है कि आप कुछ भी कीजिए बट अपने टाइम को ना हमेशा प्रोडक्टिव रखिए। जो फालतू की चीज़ें हैं ना उसमें मत दीजिए। अ, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, ठीक है? और मैं तो प्रिपरेशन करती हूँ और प्रिपरेशन के बाद मैंने यूट्यूब चैनल भी चलाना चालू कर दिया है और अगर अदरवाइज़ मतलब हमेशा अपने पास प्लान बी होना चाहिए। तो मेरे पास अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है इफ एनी हाउ तो मेरे पास अपनी इनकम के लिए या फिर अपने आप को बिजी रखने के लिए या अपने आप को अपना विकास करने के लिए अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए हमेशा मैं प्लान बी रखती हूँ और आप लोगों को भी रखना चाहिए, ठीक है? तो बेसिकली आ जाते हैं टॉपिक पे एमपीपीएससी की तैयारी पे। तो एमपीपीएससी की तैयारी हो गया, चालू की, करती रही और ये भी हो जाता है ना कि खाली टाइम करें क्या? हमेशा प्रोडक्टिव रहने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और बेटी के साथ-साथ मैं भी अब पढ़ाई करती रहती हूँ, ठीक है? दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहेगी कुछ न कुछ। वो कहती रहेगी, आप कुछ करेंगे तो भी कहेगी, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कहेगी। इसीलिए आप हमेशा अपनी सुनिए, आपका दिल जो कहता है। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ, आपको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, डांस क्लास जॉइन करनी चाहिए, सिंगिंग करनी चाहिए, तो आप बेशक कीजिए क्योंकि दुनिया कभी आपकी पीठ नहीं थपथपाने वाली है कि आप हाँ, अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का मतलब नेचर ही ये होता है कि लोगों का नेचर ये होता है कि वो आप कुछ भी करेंगे। आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे होंगे ना, आप कोई और चीज़ कर रहे होंगे तो उसमें भी उन्हें प्रॉब्लम होगी। आप कोई चीज़ वो अगर डांसिंग कर रहे हैं तो डांसिंग में भी उन्हें प्रॉब्लम होगी, अरे नाचती है ऐसा-वैसा। प्रिपरेशन कर रहे हैं, अरे प्रिपरेशन करती है, मेरे को पता है नहीं होगा ये वो। मतलब आपके जो इर्द-गिर्द का वातावरण है ना, वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। वो हमेशा आपको डिमोटिवेट ही करेगा। तो उनके तानों को आपको ध्यान में नहीं रखना, ध्यान में क्या रखना है आपको? अपने एम को अपने आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? अपने उद्देश्य की ओर कि हमें पहुँचना कहाँ है, ठीक है? वो तो पहुँचेंगे तो भी कहेंगे, नहीं पहुँचेंगे तो भी कहेंगे। इसलिए हमेशा अपने
टारगेट पर फोकस रखिए। और ये डे 2 का हमारा ब्लॉग था। तो आज हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, एक्चुअली गेस्ट नहीं थे, उनका बेटा बीमार था तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो हॉस्पिटल से आए हुए थे, उनके लिए मैंने खाना बनाया था। ये उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए, बच्चे के लिए उनके पतली खीर डॉक्टर बोला था, तो वो मैं बना रही थी दूध की। और बीच-बीच में ऐसा भी होता है कि घर में गेस्ट आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आप ये भी ओवरऑल देखिए ना कि अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ रहा है या किसी अच्छी दिशा में प्रयास कर रहा है, तो उसका बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं हो रहा है, पूरे पूरे फैमिली को हो रहा है, नॉलेज वाइज हो रहा है। और ये फिर मेरा दोपहर का स्लॉट चल रहा था, जो दोपहर का नहीं बोलेंगे, अर्ली मॉर्निंग भी नहीं बोलेंगे, अर्ली मॉर्निंग वाला नहीं, वो मिड मॉर्निंग वाला, जो मैं 9:30 से 11:30 का स्लॉट रखती हूँ। तो आज लेट हो गया था थोड़ा-सा, तो खाना पहले बन गया था, तो मेरा ये 12 के लगभग का स्लॉट है। क्योंकि खाना पहले बनाई थी हॉस्पिटल ले जाने के लिए, फिर बाद में मैंने वो किया था, पढ़ाई की थी। तो 12 से 1:30 तक मैंने पढ़ाई की थी और 1:30 बजे से फिर मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ा-सा रेस्ट किया। ये सब सारी चीज़ें करते-करते काफ़ी टाइम हो गया था। फिर रेस्ट करने के बाद मैं उठी, तो नव का होमवर्क फिनिश कराया। नव को होमवर्क फिनिश करवाने के बाद मैंने फिर थोड़ा-सा और पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद अब मैं जाऊँगी किचन में। किचन में जाने के बाद मैं फिर अपना खाना-पीना बनाने के बाद, पूजा-वूजा करने के बाद अपना आराम से थोड़ा पढ़कर सो जाऊँगी। यही रहती है मेरी दिनचर्या। और ये आज मैंने कौन-सा टॉपिक पढ़ा था? भूगोल का पढ़ा था। भूगोल में मैंने क्या पढ़ा था? आज ज्वालामुखी पढ़ा था। ज्वालामुखी में आपने कभी देखा है कि आपको मतलब कभी सोचा है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा आग वगैरह ये सब चीज़ें निकलती होंगी। लेकिन मैं भी नहीं जानती थी, बट मुझे अभी पता चला कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है ना, तो उसमें जल वाष्प भी निकलती हैं। जैसे लावा वगैरह निकलता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। ये सब तो अपन जानते थे, ठीक है ना? बहुत छोटे-छोटे कण निकलते हैं, महीन कण निकलते हैं, बहुत सारे अच्छे एलिमेंट भी निकलते हैं। बट जल वाष्प का मुझे नहीं पता था, सर सीरियसली बताती हूँ। मुझे अभी पता चला कि जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जल वाष्प भी निकलता है। जल वाष्प क्यों हमारे मध्य प्रदेश का जो ये मालवा क्षेत्र है ना, इसकी जो काली मिट्टी है, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही जो मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद चीज़ें एकदम खराब हो जाती है ना, तो वही चीज़ हुई है कि काली मिट्टी हमारे मालवा क्षेत्र की ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये लंबे समय तक ऐसी पड़ी रही तो वो काली मिट्टी में परिवर्तित हो गई, उसका जो लावा वगैरह था। और शायद इसीलिए थोड़ा-सा जो मालवा क्षेत्र है ना, वो उपजाऊ भी है, और उपजाऊ के साथ-साथ हमारा क्या है मालवा क्षेत्र, थोड़ा-सा पठारी एरिया है। पठारी एरिया इन द सेंस अपने आस-पास के एरिया से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है ना? क्योंकि वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो उसका लावा था, उसके राख कण वगैरह जो कहलाते हैं ना, वो सब इकट्ठा हो गए थे। और हमारे मालवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, और हमारे मालवा क्षेत्र में ही सोयाबीन, गेहूँ, ये सारी चीज़ों की फसलों का उत्पादन भी होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो मिट्टी है, वो अंदर से आई हुई मिट्टी है और उसकी जो प्रवृत्ति है वो उपजाऊ हो गई है। ठीक है? तो ये था ज्वालामुखी का टॉपिक मैंने पढ़ा था, तो थोड़ा-सा मैंने मध्य प्रदेश के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है। और उसके बाद 2-3 दिन के टॉपिक हैं तो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अब ये शाम को भैया आए हुए थे, हमारा जो फ़िल्टर है पानी वाला, वो ख़राब हो गया था, तो भैया बनाने आए हुए हैं। भैया ने बनाया फ़िल्टर को अच्छे से।
एक्चुअली मैं भी देख रही थी कि शायद कभी मुझसे ओपन करते बने, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ओपन करके इसे बना पाऊँगी। मेरी जो सास है वो बोल रही थी देख लो तुम भी, अगर कभी प्रॉब्लम हुई तो बना देना। तो मैंने मैंने वीडियो तो बना लिया है, बट वो मैं कभी ट्राई नहीं करूँगी कि मुझसे बने, है ना? ये भैया उसको सेट करने के बाद जो भी कचरा निकला था उसे साफ कर रहे थे। ठीक है, ये फिर मैं और नव होमवर्क करते हुए ये नव को A E I O U से जो बनने वाले छोटे-छोटे वर्ड रहते हैं वो पढ़ा रही हूँ। और नव सीरियसली बता रही हूँ, मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब पढ़ाई ना बहुत जल्दी-जल्दी कर लेता है ताकि उसको खेलने का मौका मिल जाए। फटाफट करने में रहता है कि जल्दी फ्री हो जाऊँ, और फ्री होने के बाद फिर ये शाम वाले स्लॉट की पढ़ाई चल रही है मेरी और नव की। मैं नव को बीच-बीच में गाइड करती जा रही हूँ और खुद भी पढ़ती जा रही हूँ। और आज मैंने पढ़ा था झील, झीलें क्या होती हैं? तो बनावट के आधार पर झीलें बेसिकली 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झील होती है जो भूगर्भिक मतलब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण बाहर उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है, अफ्रीका की न्यासा है, टंगानिका है, ये सारी झीलें हमारी क्या है? प्राकृतिक झीलें। हमारे भारत में भी है, जैसे बुलर झील, मानसरोवर झील, राकसताल झील, ये सभी प्राकृतिक झीलें हैं। और कृत्रिम झीलें वो होती हैं जो जिनका निर्माण मानव द्वारा होता है, मानव द्वारा किसी विशेष पर्पज से हो जाता है, तो उन्हें ही हम फिर कृत्रिम झील कहते हैं। कृत्रिम झील के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ओबर झील, ओनकाल झील, ये सारी झीलें हैं। तो बेसिकली झीलों के क्वेश्चन MPPSC में तो आते रहते हैं, और भी सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं, वन लाइनर के फैक्ट के हिसाब से। तो जैसे कभी पूछ लिया कि झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, या हजार झीलों का शहर किसे कहते हैं, तो ये हमारे फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो हमारी देवताल झील है, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। फिर एक क्वेश्चन है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील कौन है, तो टंगा। आज के ब्लॉग में इतना ही, झील वाले टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया, और आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच। वीडियो एडिटिंग हुई है तो थोड़ा सा वॉइस इधर उधर है, आगे पीछे है, तो उसके लिए सॉरी, बट कुछ ज़रूरी बातें बताते बताते वीडियो आगे पीछे हो गया। ओके।